हेलो एवरीवन, आज हम आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी की जो न्यू बुक आई है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं, वो जाके आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है जलाते चलो। तो ये है एक कविता जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं और ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, जो कविता आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कविता की हम प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे, इसे समझेंगे। पहले मैं रीड करूंगी, जब ये कविता पूरी हो जाएगी आप वीडियो अच्छे से देख लेंगे, तो आपको एक बार खुद से भी रीड करके इसे देखना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले कविता रीड करके प्रसंग सहित व्याख्या कर लेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसमें पैराग्राफ है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है नीत वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसका क्या है, इसमें कवि कह रहे हैं कि जलाते चलो दिए स्नेह भर भर। स्नेह का यहाँ पे मतलब है दयावश, करुणावश, प्रेमवश। तो यहाँ पे ये बोला है, और धरा का मतलब होता है धरती, जमीन, अंधेरा या अंधकार। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जो हमें स्नेह के दिए हैं, यानी कि हमें अपने व्यवहार में इतनी करुणा रखनी है, इतना प्रेम रखना है कि जो इस संसार में जो अंधेरा फैला हुआ है उसे हम मिटा सके। जो अज्ञानता का अंधेरा है, गरीबी का अंधेरा, उसे हम मिटा सके। भले ही शक्ति विज्ञान में है नीत। तो यहाँ पे विज्ञान इसे बोला गया है, जो साइंस हम पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं आज बेशक से साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गई है, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस क्या होती है? अमावस होती है जिस दिन आसमान में चांद नहीं दिखाई देता, बिल्कुल पूरी अंधेरी रात होती है। और पूर्णिमा होती है जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा राउंड चांद। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आज विज्ञान में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अंधेरी काली रात को भी पूर्णिमासी बना देती है। कैसे? जब लाइट नहीं होती, पहले लाइट नहीं होती तो क्या करते थे, अंधेरा रहता था बहुत ज़्यादा, बस एक दिए की रोशनी होती थी जो जिससे ज़्यादा अंधेरा मिट नहीं पाता था। लेकिन आज क्या होता है, आज हम अच्छी अच्छी लाइट जला सकते हैं जिससे बहुत रोशनी हो जाती है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अमावस को भी पूर्णिमा में बदल देती है, कि हम लाइट जला सकते हैं 1 मिनट में, है ना। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। निशा होती है रात। तो कह रहे हैं लेकिन जब अगर साइंस ने इतनी आगे बढ़ गया है, साइंस तरक्की कर ली है इतने, लेकिन फिर भी क्यों विश्व पर, हमारे पूरे विश्व पे दिवस यानी कि दिन में ही क्यों अमावस सी निशा छा रही है, क्यों रात छा रही है, दिन में ही रात क्यों हो रही है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो चलिए इसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं इसका। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में रचित कविता जलाते चलो से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि मानव जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का उल्लेख करते हैं। तो क्या करते हैं, मानव जीवन में जितनी भी संघर्ष आते हैं, चुनौतियां आती हैं, उसको इसमें कवि बताते हैं कि कैसे हमारे जीवन में हर कदम पर कुछ संघर्ष रहते हैं, कुछ कठिनाइयां रहती हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और स्नेह से भरे दीपक जलाते रहना चाहिए ताकि अंततः धरती पर फैला अंधकार मिट सके। तो कह रहे हैं कि हमें अपने व्यवहार में इतनी करुणा रखनी चाहिए, इतनी दया रखनी चाहिए, जिससे कि संसार में जो अंधेरा फैला हुआ है उसे हम मिटा सके। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाने का यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें स्नेह और प्रेम से भरे प्रयास करते रहना चाहिए ताकि लोगों के जीवन से अंधकार मिट सके। तो कवि कह रहे हैं कि हमें अपने प्रयास हमेशा निरंतर जारी रखना चाहिए ताकि लोगों के जीवन में जो अंधकार है, जो अज्ञानता का अंधकार है, गरीबी का अंधकार है, उसे क्या कर सके, हम मिटा सके। यहाँ दीप जलाना एक प्रतीक है सकारात्मक कार्यों का और अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता, दुख और चुनौतियों का। कवि का मानना है कि भले ही आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो क्या है, कवि कहते हैं कि चाहे साइंस बेशक से इतना आगे बढ़ गया है कि अमावस अर्थात अंधकार को पूर्णिमा में बदल सकता है, लेकिन फिर भी विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है, क्यों आज समाज में अज्ञानता और समस्याओं का अंधेरा छाया हुआ है।
तो इसमें जो कवि हैं समाज की जो एक बुराई है, जो तबका है जो पीछे छूट गया, उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं कि साइंस बेशक से इतनी आगे बढ़ गई है लेकिन वो पूरे समाज को अपने साथ लेकर नहीं बढ़ रही है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी वो समाज पीछे छूट रहा है, विश्व में अभी भी सुख शांति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको। सेकंड पैराग्राफ है, देखो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। अब क्या है, इसमें होते हैं विद्युत दिए। क्या होते हैं? विद्युत दिए होते हैं जो बिजली से चलने वाले दिए होते हैं। जैसे कि आजकल आप दिवाली पे देखते होंगे, एक लाइट सी जलाओ और उसमें दिए से जलने लग जाते हैं। कैसे होते हैं? वो लाइट से चलने वाले होते हैं। पथ होता है रास्ता, जलादीप। तिमिर होता है अंधकार। प्रथम यानी कि पहली बार। सरित होती है सरिता यानी कि नदी। और नाव, जो नाव होती है। दीप यानी कि दीपक। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि, पहले हम प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में रचित जलाते चलो कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अगर स्नेह और प्रेम से भरे दीपक जलते हैं तो ही हमें उचित मार्ग मिल सकेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों के मन में अभी भी करुणा है, दया है, प्रेम है, स्नेह है, तभी हमें एक उचित रास्ता मिल सकेगा आगे बढ़ने का, लगातार विकास करते रहने का। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि विज्ञान ने तरक्की कर ली है जिससे मनुष्य केवल अपने ही लाभ को देखकर निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो पूरे विश्व की तरक्की में अर्थात प्रगति में बाधा के रूप में है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि बेशक से इस साइंस ने इतनी आगे बढ़ लिया है, तरक्की कर ली है, लेकिन क्या होता है, जो साइंस में आगे बढ़ रहा है, मनुष्य केवल अपने ही लाभ को देखकर आगे बढ़ रहा है, वो पूरे समाज के लाभ को नहीं देख रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि पूरे विश्व ने तरक्की नहीं की है। समाज, एक ही जो देश है, अगर जिसने साइंस जिसके एक देश की बढ़ गई है तो वो ही क्या होता है, और सारे देशों पे अपना कब्जा बिठाना चाहता है। उनमें प्रेम नहीं है, दया नहीं है, बल्कि अपने साइंस के दम पर वो उन्हें झुकाना चाहता है। तो पूरे विश्व ने तरक्की नहीं की है बल्कि एक बाधा के रूप में आ गई है। बिना स्नेह और मानवता के किए गए कार्य से सही मार्ग नहीं मिल सकेगा। तो बिना प्रेम के, बिना दया के जो कार्य करेंगे उससे क्या होगा, हमें एक सही रास्ता, एक उचित रास्ता नहीं मिल सकेगा और ये विकास ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है उसे ही सबसे ज़्यादा चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। तो कह रहे हैं ना, जला दीप पहला तुम ही ने तिमिर की, तिमिर यानी कि अंधकार में। तो आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान कोई नया काम करना शुरू करता है, जो काम पहले किसी ने नहीं किया, तो सबसे ज़्यादा उसी को प्रताड़ना सहनी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी के सामने सबसे ज़्यादा समस्या आएगी क्योंकि वो काम वो सबसे पहले कर रहा है, उससे पहले किसी ने नहीं किया। तो वही कह रहे हैं कि सबसे पहले अंधकार में दीप तुम ही ने जलाया। किससे कह रहे हैं? मनुष्य ने ही जलाया। तो उन्हें ही सबसे ज़्यादा चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ा। ऐसा व्यक्ति अपने साहस और विश्वास से अंधकार की धारा अर्थात सरित को पार कर दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि एक ऐसा रास्ता बनाता है कि जो इंसान सबसे पहले किसी रास्ते पे चलता है, किसी रास्ते को खोजता है, तो वो दूसरों के लिए वो रास्ता बना देता है ताकि वो दूसरे उस रास्ते पे आसानी से चल सके। दीपक की नाव तैयार करने का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने प्रयासों से अंधकार से लड़ने का एक तरीका खोजता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि दीपक की नाव तैयार करना यानी कि वो एक ऐसा रास्ता तैयार कर लेता है जिससे और लोगों को कठिनाई नहीं होती उसी रास्ते को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो इंसान पहली बार जिस रास्ते से जाता है उसको पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या मुसीबत आएगी, कहाँ पे क्या संकट आने हैं। तो वो क्या करता है, वो दूसरों को पहले ही बता देता है। तो जो सबसे पहले जाता है, सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना उसे ही करना पड़ता है। तो वही व्यक्ति क्या होता है, अपने प्रयासों से अंधकार से लड़ने का एक तरीका खोज निकालता है और दूसरों के लिए क्या बनता है, प्रेरणा बनता है। आगे देखते हैं इसमें 10 पंक्तियां इसमें। बहाते चलो नाव तुम निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए।
समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब निरंतर का क्या मतलब होता है? निरंतर होता है लगातार, जो चलता रहता है। तिमिर होता है अंधकार यानी अंधेरा। किनारा होता है जैसे नदी का एक किनारा होता है ना तट के साथ, तो ये होता है किनारा। युग होते हैं, 4 तरीके के युग होते हैं। एक लंबा समय होता है जिसे युग कहा जाता है। शिला होती है पत्थर या चट्टान। अनगिनत होते हैं जिनको गिना ना जा सके, जो गिनती में बहुत सारे हों। साक्षी होता है एक एविडेंस, जो प्रमाण होता है, साक्षी। तो देखते हैं इसका सरलार्थ। इसके पहले प्रसंग देखेंगे फिर व्याख्या देखेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में रचित कविता जलाते चलो से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि निरंतरता और साहस की प्रेरणा देते हैं। वह ये बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकार के बीच यदि हम प्रयास करते रहे तो एक दिन हम अवश्य विजय होंगे। विजय यानी कि हम जीत जाएंगे। कवि यह भी स्वीकार करते हैं कि भले ही समय ने अंधकार में दीप जलाए हों, फिर भी उन्हें बुझाने वाले तत्वों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कवि हमें समझाना चाहते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, समय चाहे हमारे बिल्कुल ही प्रतिकूल हो, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? साहस, प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही साहस और प्रेरणा ही हमें क्या कराएगी? आगे जाके जीत जरूर दिलाएगी। व्याख्या देखते हैं इसकी, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां विपरीत ही क्यों ना हो। कवि कह रहे हैं कि हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नाव बहाते चलो का अर्थ है कि जीवन में कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां आती रहेंगी, कि जीवन जो है हमारा क्या होता है, आगे चलता रहता है, तो उसमें अच्छा समय और बुरा समय आता रहेगा, लेकिन हमें निरंतर प्रयासों से आगे बढ़ते रहना है। कवि ये भी आशा व्यक्त करते हैं कि अंततः तिमिर को किनारा मिलेगा, यानी अंधकार एक दिन जरूर समाप्त यानी कि खत्म हो जाएगा। तो कवि कह रहे हैं कि एक दिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो जो अंधकार है, जिससे हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? एक दिन वो अंधकार जरूर हटेगा और क्या होगा? अच्छा दिन यानी कि उजाला जिंदगी में जरूर आएगा। कवि यह भी बताते हैं कि युगों से जो दीप जलाए जा रहे हैं वह साक्षी हैं, यानी कि लंबे समय से, एक लंबा युग जो है तब से दिए जो जलाए जा रहे हैं वो एक साक्षी, एक प्रमाण है। किस चीज के? उस समय के। लेकिन जलते हुए दीपों को बुझाने वाली शक्तियां अर्थात हवा भी मौजूद है। कहने का अभिप्राय है कि प्रयासों को विफल करने वाले भी मौजूद हैं, यानी कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि आपको उस चीज से पीछे धकेलना चाहते हैं, आपको सफल नहीं होने देना चाहते। तो इसलिए इसमें कवि कह रहे हैं कि ऐसी शक्तियां भी मौजूद है जो आपको आपकी जलते हुए दिए को बुझाना चाहे। इस प्रकार जीवन में संघर्ष और साहस का महत्वपूर्ण स्थान है और ये जरूरी है कि हमें प्रयासों को हमेशा जारी रखना चाहिए, भले ही हमें अंधकार का सामना ही क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर एक दिया भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इसकी प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में रचित कविता जलाते चलो से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि भले ही वह दीप बुझ गए हों, लेकिन उनके द्वारा दी गई ज्योति अर्थात उनके द्वारा दिया गया ज्ञान इस अंधकार को उजाले में परिवर्तित जरूर करेगा। कवि कहते हैं कि दिए और तूफान की कहानी सदियों से चली आ रही, सदियां यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये प्रथम यानी कि पहली लो हमेशा जलती रहेगी और एक दिन अवश्य सवेरा यानी सुबह होगी अर्थात अज्ञानता हटेगी। तो देखो एक बार व्याख्या देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देते हैं कि महान पुरुषों ने स्वयं बुझकर अपनी वाणी रूपी ज्योति इस संसार को दी है। क्या है? जैसे कि महान पुरुष यहाँ पे बात की गई, जैसे महात्मा बुद्ध हुए और गांधी जी हुए, अंबेडकर जी हुए, ऐसे बहुत जो महान लोग थे उनकी वाणी है, उनके द्वारा की कहे गए वचन हैं,
कि कैसे रहना है, कैसे समाज चलाना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है, कैसे सब में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, तो वो तो अब नहीं है। लेकिन उनके द्वारा दी गई जो ज्योति है, ज्ञान रूपी जो ज्योति वो हमें दे गई, वो हमेशा यहाँ रहेगी। उसी से ये अंधकार उजाले में बदल सकेगा। इन पंक्तियों में कवि कहती हैं कि दिए और तूफान की कहानी इतिहास से चली आ रही है। इतिहास यानी कि एक लंबे समय से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। एक बार जो लो जल उठी है, लो यानी कि दिए की जो वो बात होती है जो जलती है, वो जिससे हमें रोशनी मिलती है, वो लो है, वह सोने की भांति हमेशा चमकती रहेगी और संसार को उचित मार्ग दिखाएगी। आगे इसमें कवि कह रहे हैं, अगर धरती पर एक भी दिया अर्थात एक भी महान पुरुष है तो यह अंधकार रूपी रात सवेरे में जरूर बदलेगी, अंततः सफलता और प्रकाश प्राप्त होगा। अगर कवि इसमें कह रहे कि एक भी अच्छा इंसान है, बहुत सारे बुरे लोग हैं लेकिन एक भी अच्छा इंसान है, तो क्या होगा, वो अंधकार को नहीं आने देगा, वो जरूर कोशिश करेगा और सबको ये बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, उचित मार्ग पर, हमेशा उचित मार्ग को ही अपनाना चाहिए ताकि जिसमें सबकी भलाई हो। ठीक है, तो ये थी कविता जो हमने अभी पढ़ी और ये प्यारी सी कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। एक बार आपको इसे खुद से रीड करना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, फिर एक बार फिर से ये व्याख्या और प्रसंग देखना। ठीक है, आप देखो इसके नए शब्द कर लेते हैं, जो इसमें नए शब्द आए हैं। ये है शब्दार्थ। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, दया, करुणा। धरा होती है धरती, पृथ्वी। शक्ति होती है ताकत। अमावस, जैसे कि जो इसमें कविता में जो शब्द आए हैं ना, उनकी मैंने हिंदी बताई है। अमावस को क्या कहते हैं, वह रात जिसमें चांद नहीं दिखता। पूर्णिमा होती है वह रात जिसमें पूर्ण यानी कि पूरा चांद दिखता है। निशा का मतलब होता है रात। विद्युत दिए होती है बिजली से चलने वाले दीपक। पथ होता है मार्ग या रास्ता। तिमिर होता है अंधकार या निराशा। चुनौती होती है कठिनाई। सरित यानी कि नदी। निरंतर यानी कि लगातार। युग होता है एक लंबा समय। शिला यानी कि चट्टान या पत्थर की जो चट्टान होती है इसे क्या कहते हैं, शिला। स्वर्ण यानी कि सोने की तरह, सोने को भी एक दूसरा नाम क्या है, स्वर्ण भी कहते हैं। धरा यानी कि धरती, जमीन। तो ये थे इसके शब्दार्थ। आगे देखते हैं इसमें। अब हम कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि से परिचय। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित कलाकारों में, रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन, एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये है एक प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। इन्होंने बाल साहित्य यानी कि बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं, कहानियां लिखी हैं। और क्या है, उनके द्वारा एक सबसे लिखित है गीत, कौन सा, हम सब सुमन एक उपवन के। आप जाके इसे नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत लोकप्रिय है। अब इनका जीवन काल है 1916 से 1998 तक, 1916 से 1998 तक। नेक्स्ट इसमें अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है पाठ से। आइए हम सब इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई है। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव पड़े। तो क्या है, आप नीचे जो कविताएं दी गई है, जो भी कविता को फिर से पढ़ने के लिए क्या है, नीचे जो गतिविधि दी गई है, जो एक्टिविटी आपको करनी है, तो उसके लिए आपको कविता को एक बार खुद से रीड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कविता को आपको खुद से एक बार जरूर रीड करना है, खुद से समझने की कोशिश करनी है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। तो फर्स्ट है इसमें मेरी समझ से। पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो इसमें ऑप्शन है, भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, भलाई के कार्य करते रहना। अब ये क्यों चुना है हमने ये आंसर, तो ये देखो इसका आंसर यहाँ लिखा है, कविता का संदेश प्रेम, स्नेह और सकारात्मकता फैलाने का है और भलाई के कार्य करते रहने का है, जिससे समाज में फैले अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाया जा सके। तो ये आंसर हमने इसलिए चुना है। सेकंड है, जरा दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ये वाक्य किससे
कहा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य कवि ने किससे कहा है। क्या तूफान से कहा है, मनुष्य से कहा है, दीपकों से कहा है या तिमिर से कहा है। तो ये वाक्य कवि ने मनुष्यों से, सारी मनुष्य जाति से कहा है। अब यही आंसर हमने क्यों चूज करा है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पर है। कविता में बताया गया है कि मनुष्य ने ही पहली बार अंधकार में दीप जलाकर साहस और प्रेम से चुनौतियों का सामना किया है। तो ये पूरी कविता जो है, सारी बात मनुष्य से ही की गई है। तो ख है इसमें। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो मैंने आपको बता दिया दोनों का आंसर कि फर्स्ट वाला हमने इसलिए चुना और सेकंड वाला इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मिलकर करें मिलान। कविता में से कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उनके सही अर्थों और संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। अब देखो नीचे एक मिलान करने हैं आपको। एक तरफ दिए हुए हैं आपको शब्द और एक तरफ दिए हुए उनके अर्थ या संदर्भ, उनकी मीनिंग दिए हुए हैं, तो आपको मैच करने हैं। तो फर्स्ट है अमावस। अमावस क्या होती है, जिस दिन पूरी रात होती है, चंद्रमा आसमान में दिखाई नहीं देता है। तो देखो अमावस, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सेकंड है पूर्णिमा, इसका मैच होगा फर्स्ट वाले पे। पूर्णमासी वह तिथि है जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। थर्ड है विद्युत दिए। तो विद्युत दिए अर्थात बिजली से चलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। फोर्थ है युग। युग होता है समय, काल। युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये हमने इसे मैच कर दिया। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। अब नीचे आपको ये पढ़नी है कविता और आपको उसका अर्थ भी बताना है कि उसमें क्या है। दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो आपको बताना है इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ लिखा है ऊपर। कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चली आ रही है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि जो संघर्ष है, सफलता हमें कैसे मिलती है, उसके लिए हमें पहले बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, संघर्ष उठाने पड़ते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलती है। हमें निराशा और हतोत्साहित नहीं होना है। तो किसी भी काम को करने पर अगर एक बार आपसे वो काम नहीं होता है तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि लगातार अपने प्रयास जारी रखनी है। क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। नेक्स्ट है इसमें आगे देखते हैं सोच विचार के लिए। अब यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहला है इसमें, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो आंसर देखो यहाँ लिखा है इसका, क का अमावस, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन व तूफान। प्रश्न ख है इसमें, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। तो देखो इसका आंसर यहाँ है ख का। यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलना होगा। तो हमसे पहले जो पुरुष थे, जो महान पुरुष थे, महात्मा बुद्ध थे, अंबेडकर थे, गांधी जी थे, क्या थे, वो हमें बता गए कि जीवन को कैसे जीना है। तो हमें उनके बताए हुए पद चिन्हों पे आगे चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से ये जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। विश्व बंधुत्व यानी कि पूरे विश्व को अपने एक साथ लेकर आगे बढ़ने की आशा सब में जागृत करती है ये कविता। अब प्रश्न ग देखते हैं इसमें।
कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है? तो इसका आंसर है मनुष्य आशा रूपी दीपक जलाकर रखे, स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देने चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस कविता में आशा रूपी दीपक जला के रखना है, यानी कि हमें किसी भी समस्या से लड़ने के लिए अपनी आशा हमेशा अपने अंदर रखनी है, पीछे नहीं हटना है, समस्या को देखकर हमेशा आगे बढ़ना है और प्रेरणा देना है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है और स्नेह से भरे दीपक अपने और अंदर जला के रखना है और उसी दीपक की जो लो है हमें सारे समाज में फैलानी है। आगे है कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों के अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपको अपने टीचर के साथ मिलकर ये जो कविता है दोबारा से एक लय में गानी, एक गाने की तरह गानी है और आप अपने हाथों से ताल भी बजा सकते हैं, यानी कि ताली से भी बजा सकते हैं। इन पंक्तियों को गाने और बोलने में लगभग समान समय लगता है, यानी कि जितनी भी पंक्तियां हमने गाई है इनमें जो है बोलने में एक समान समय लगेगा। और क्या है, इसको केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्तियों को गाने में या बोलने में लगभग समान ही समय लगता है। इस विशेषता के कारण ये कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। इसमें ये विशेषता है कि पूरी पंक्तियों को गाने में हमें एक समान समय लगा है, तो ये इसकी विशेषता है। आगे इसमें आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। जैसे क है इसमें, इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है। 2-4-2-4 के क्रम में मतलब देखो, एक बार इसको देखते हैं कविता को। तो ये कविता है 2-4 का मतलब है जैसे कि इसमें पहले दो लाइन है, फिर ये 4 लाइनें हैं। ऐसे ही नीचे देखो, पहले 2 लाइनें हैं, फिर से ये 4 लाइनें हैं। ऐसे ही यहाँ पे फिर से देखो, ये 2 लाइनें हैं तो ये 4 लाइनें हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस कविता को 2-4 लाइनों में बांटा गया है। तो जो क्या है, जो इसकी कि विशेषता का कारण बनती है, जिससे ये कविता पढ़ने में और ज्यादा प्रभावशाली लगती है। आगे ये कह रहे हैं खा में अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो आपको इसकी विशेषताएं और बतानी है। तो देखो, मैंने यहाँ पे इसकी 3 विशेषताएं लिखी हैं। पहली है, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को बोलने या गाने में लगभग समान समय लगता है, जिससे इसकी लय बनी रहती है और सुनने में अधिक प्रभावशाली बनती है। दूसरा है, कविता की भाषा सहज है, सरल और प्रभावशाली है, यानी कि जो कविता है समझने योग्य है, आसानी से इसे समझा जा सकता है। तीसरा है, इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज की सकारात्मकता लाने का प्रयास किया है। तो क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं, पूरे विश्व में एक सकारात्मकता, एक बंधुत्व की बात करते हैं, जो कि इसकी क्या है, विशेषता है। आगे इसमें हमें मिलान करना है। जैसे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो देखो, नीचे ये मिलान दिए हुए हैं। एक है स्तंभ 1 और ये है स्तंभ 2। हमें इनके भाव को देखकर इसे मैच करना है, अर्थ को समझना है। जैसे कि इसमें पहला है, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। तो इसका भाव क्या होगा, इसका भाव होगा ये थर्ड वाला, विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। सेकंड है, इसमें जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इसका मतलब है ये फोर्थ वाला, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, यानी कि ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे दूसरों को सुख मिले। तीसरा है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। इसका आंसर होगा ये सेकंड वाला, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। लास्ट है फोर्थ, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, जो बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। तो इसका हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, लेकिन आपका एक समाज पीछे छूटता जा रहा है, तो वो क्या होगा,
वो आपकी प्रगति नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो पूरे समाज के, पूरे विश्व की प्रगति में क्या होगी, बाधा होगी। तो हमें पूरे विश्व की भलाई को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। जैसे क है इसमें, दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की ये कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो मैंने आंसर यहाँ लिखा है इसका। यहाँ पर कवि दिए और तूफान की कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और दिए की भांति समाज में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ख, जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की ये सोने जैसी लो क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है? तो देखो, इसका अर्थ हमें समझाना है। इसका अर्थ है कि जब पहली बार विपरीत परिस्थितियों में दीपक जलता है तो वे साहस का प्रतीक होता है। उसकी लौ से अनगिनत दीप जलते हैं, जिससे कि हर समय प्रेरणा मिलती है। सबको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। अगर तूफान में कोई एक दिया जल रहा है तो क्या होता है, वो सबके लिए प्रेरणा का काम करता है। और वो क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में जलता हुआ दीपक एक साहस का प्रतीक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में शब्दों के रूप, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोज कर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। जैसे कि पहला इसमें दिया है, दिए को क्या कहते हैं? दीप। उजेला होता है उजाला। अनगिन होता है अनगिनत। अब मैंने लिखा है, जैसे कविता में और भी शब्द लिखे गए हैं, जैसे दिन दिवस, धरा धरती, सिल शिला। आप इसके अलावा भी और देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं इसमें। देखो, अर्थ की बात क है इसमें, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो इसमें कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ना जलाते चलो, तो यहाँ पे चलो लिखा है ना, इसकी जगह रहो लिखना है। तो कैसे रहेगा? जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसमें क्या अंतर समझ में आता है? तो देखो, इसका आंसर यहाँ लिखा है, चलो शब्द में सक्रियता है जो निरंतर आगे बढ़ने व स्नेह से भरे दीपों को निरंतर जलते रहने का भाव देता है। तो चलना क्या होता है? चलना एक प्रतीक होता है कि हमें हर समय आगे बढ़ते रहना है, तो वह निरंतरता का प्रतीक है। इससे एक बार की निरंतरता का आभास होता है लगातार चलते रहने से। और रहो शब्द में क्या है? रहो शब्द स्थिरता का प्रतीक है, यानी कि एक जगह स्थिर हो जाना, रुक जाना, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दिए जलते रहे लेकिन गति का भाव कम हो जाता है, लेकिन लगातार चलने का कोई भाव नहीं रहता। ये स्थिरता का आभास देता है, मानो स्नेह का दीपक एक जगह जलता रहे। ठीक है, तो इससे चलो और रहो में ये अंतर आ जाता है। ख है इसमें, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ जाता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वे शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। तो जैसे फर्स्ट है इसमें बहाते चलो, यहाँ पे है नैया, नाव या नौका, तो क्या आएगा? इसमें आएगा नाव। तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का क्या मिटेगा? किनारा मिटेगा। यहाँ से हमने किनारा लिया है, तो ये कविता में से एज इट इज उठाना है। ठीक है, कविता में बिल्कुल सेम सेम ऐसे लिखा हुआ है, वही लिखना है आपको। सेकंड है रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। थर्ड है जला दीप पहला तुम्ही ने, क्या अंधकार तिमिर या अंधेरे? तो यहाँ आएगा तिमिर की। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो साइड में इनके 3-3 आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे वही आपको चूज करके यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रतीक क है इसमें, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ होता है रात, सवेरा का अर्थ होता है सुबह।
अब आपको क्या करना है, आपको इसमें बताना है आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत है, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो मैंने देखो यहाँ लिखा है इसका आंसर। निशा का और मतलब हो सकता है अंधेरा, बुराई, अज्ञान और द्वेष, और सवेरे का हो सकता है उजाला, अच्छाई, ज्ञान और प्रेम। तो इनके ये भी अर्थ इस कविता में बताए गए हैं। ख है इसमें, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो आपको नीचे यहाँ पे भरने हैं। जैसे कि फर्स्ट है सवेरा, तो सवेरे का और क्या क्या हो सकता है, इसमें बॉक्स में से देख के या फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट में मैंने ले लिया ये दिवस, फिर है ज्योति, ठीक है, दिए, ये किस में आएंगे, ये सब आएंगे सवेरा में। फिर है उजेला, पूर्णिमा, लो, नाव और स्वर्ण, ये इसमें से चूज करके आपको नीचे लिखनी है। नेक्स्ट है इसमें निशा यानी होती है रात यानी कि अंधकार, तो इसमें क्या क्या आएगा, अंधेरा, अमावस, तिमिर, बुझना, शिला, तूफान, अज्ञान और जलना। तो इसमें लिखा है मैंने। नेक्स्ट है इसमें ग प्रश्न है, अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इन पर विचार कीजिए। तो देखो इसमें आपको खुद लिखना है। एक मैंने आपको जैसे बता दिया यहाँ पे, इन दोनों पिक्चर्स को देखो ध्यान से, ये दोनों देखने में सेम है, लेकिन एक तरफ क्या है, एक तरफ है रात, यहाँ हम लिख सकते हैं अंधेरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दिन, यहाँ हम लिख सकते हैं सुबह, ठीक है। अब बाकी के आपको दोनों खुद करने हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला, फिर नीचे ये फ्लावर वाला और ये वाला, ठीक है, आप खुद देख कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है इसमें पंक्ति से पंक्ति, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो कविता में इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर को चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्ति को इस प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। तो देखो जो ये कविता थी ये तो कविता के रूप में है जैसे कि लिखी हुई है, लेकिन नीचे इसे एक लाइन के रूप में लिख दिया गया, इस तरीके से लिख दिया गया है जो क्या है, वाक्य के रूप में है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कविता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कोई बात की जा रही है। तो आपको ऐसे ही नीचे की कविता को एक वाक्य के रूप में बनानी है। तो जैसे फर्स्ट है इसमें, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो मैंने ये बनाया है वह नाव तुम निरंतर बहाते चलो। सेकंड है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तो ये बनाया है स्नेह भर भर ये दिए जलाते चलो। थर्ड है, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा, तो ना मिल सकेगा यो पथ बुझाओ इन्हें। फोर्थ है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही अमावस निशासी, तो इसका वाक्य ऐसा बना है, पर आज विश्व में क्यों दिन के समय ही अमावस निशासी घिरी आ रही है। तो इस तरीके से ये मैंने वाक्य बनाए हैं। नेक्स्ट है, सा सी से का प्रयोग करना है आपको। घिरी आ रही है अमावस निशासी, सोन सी जल रही है और जलती रहेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है निशासी यानी कि रात सी, और स्वर्ण सी, स्वर्ण का मतलब होता है सोने सी, तो ये किसी से तुलना की गई है कि उसके जैसी। निशा सी यानी रात सी, रात के जैसी, तो यहाँ पे सी का मतलब है जैसा। तो इन पंक्तियों में कुछ शब्द नीचे रेखा खींची गई है, इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको ऐसे 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये देखो यहाँ लिखे हैं मैंने। फर्स्ट है, राम के कमल से नयन है, कैसे है, कमल से। सेकंड है, उसका चेहरा चांद सा सुंदर है। थर्ड है, उसकी आंखें झील सी गहरी है, कैसी, झील सी। फोर्थ है, उसके विचार सागर से गहरे हैं। फिफ्थ है, उसके होठ पंखुड़ियों से कोमल है। तो यहाँ पे मैंने सा से सी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है पाठ से आगे।
बात क है इसमें, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, तो अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। तो इसमें क्या पूछा है, इस प्रश्न में पूछा है कि आप भी अपने दिनचर्या में बहुत अच्छे अच्छे काम करते होंगे, तो आपको वो काम बताने होंगे जिससे आपके दूसरों की भलाई करते हो। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल में आपको बता देती हूँ। जैसे आप अपनी मम्मी की सब्जी काटने में मदद करते हैं, कोई आपसे पानी मांगता है तो आप उन्हें पानी देते हैं, या आपके दादा दादी आपसे कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो आप उनका वो काम करते हैं, अखबार पढ़ के सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, तो क्या करते हैं आप एक तरीके से दूसरों की क्या करते हैं, भलाई करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। तो ये सब बच्चों के अलग अलग होंगे, तो ये आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ख, इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। तो इसमें बोला है कि अगर आपका कोई मित्र निराश है, दुख में है, तो आप उसको हंसाने के लिए या उसकी निराशा को कम करने के लिए उससे क्या कहेंगे, क्या करेंगे, तो ये आपको खुद बताना है, ठीक है, अपने समूह में, अपनी क्लास में बताना है। ग है, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, कब, कैसे और उस घटना के बारे में बताइए। तो आपको बताना है कि कभी कोई काम करने के लिए आपको किसी ने प्रेरणा दी हो, प्रेरित किया हो कि ये काम आप कर सकते हो, इतने अच्छा कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, तो आपको वो काम बताना है। किसने आपको ये प्रेरणा दी, किसने समझाया, आपको वो बताना है। कैसे समझाया, पूरी घटना बतानी है आपको, ठीक है, कहाँ पे, अपनी क्लास में बतानी है। ओके, तो ये काम आप खुद करेंगे, इसका आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमावस्या और पूर्णिमा। क है इसमें, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, जिससे कि अमावस बने पूर्णिमासी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? तो चलिए पढ़ लेते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा क्यों होती है। तो देखो, आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी तो चांद पूरा दिखाई देता है, किसी दिन इतना सा होता है, फिर इतना होता है, इतना होता है, और एक दिन क्या होता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो क्यों होता है ऐसा? तो चलिए पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये तो है सूर्य, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी, और ये है छोटा सा चंद्रमा। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, और जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो ये क्यों होता है? परिक्रमा होता है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाना। जब पृथ्वी सूर्य की, आप ये भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो जो चंद्रमा होता है, हमें जो चमकता दिखाई देता है, वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब वो चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो जिससे क्या आता है, वो चमक उठता है, इसलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंचता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है। इसी छाया और उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को ही चंद्रमा कला कहते हैं। तो पृथ्वी की जो छाया होती है ना, उस छाया में चंद्रमा का घटना बढ़ना दिखाई देता है। तो जो पार्ट अंधेरे में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, वो हो जाता है अमावस्या में, ठीक है, और जो उजला दिखाई देता है वो बन जाता है पूर्णिमा। तो क्या है, चंद्रमा की कला धीरे धीरे घटती बढ़ती रहती है, और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है, और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं को घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जब चंद्रमा की कला घटने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है काला भी। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को कहते हैं शुक्ल पक्ष, और शुक्ल का अर्थ होता है उजला भी। ध्यान रखेंगे आप, अगर आपके पास हिंदी का कैलेंडर है तो आप उस तारीख के नीचे देख सकते हैं कि उसके एक के नीचे लिखा होगा कृष्ण पक्ष, और कुछ तारीखों के नीचे लिखा होगा शुक्ल पक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देखो, ये पूर्णिमा दिखा रखा है यहाँ पे, इस पिक्चर को ध्यान से देखो।
ये है पूर्णिमा। अब पिक्चर को देखना ध्यान से, ये इस दिन पूरा चांद है। धीरे धीरे ये कृष्ण पक्ष की ओर आगे बढ़ रहा है एरो के साथ। तो क्या है, चांद देखो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। इस तरीके से ये आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल काली रात, बिल्कुल चांद काला हो जाता है। इस दिन चांद हमें दिखाई नहीं देता, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है अमावस्या। अब धीरे धीरे देखो चांद दिखना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा और फिर और ये आ जाता है। ये एरो चलता है हमारा शुक्ल पक्ष का, जब चांद दिखना शुरू होता है। देखो रोशनी में आ गया, और एक दिन आ जाती है ऐसे पूर्णिमा और पूरा चांद होता है। तो ये क्या होता है, ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा और अमावस्या का एक रोटेशन होता रहता है। आगे देखते हैं इसमें। अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। ठीक है, यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखो ये तो है हमारा कृष्ण पक्ष, जो यहाँ पे लिख देंगे हम कृष्ण पक्ष, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अंधेरा आता जा रहा है। अब क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है चांद चंद्रमा बढ़ना, लाइट, तो ये हो जाएगा हमारा शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष में होता है काला काला चंद्रमा, मतलब अंधेरी रात आती जाती है, और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे दिखना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, और एक दिन पूर्णिमा आती है। अब देखो, अब है तिथि पत्र। आपने तिथि पत्र या कैलेंडर अवश्य देखा होगा। तो कैलेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में, तिथि पत्र। उसमें साल के महीनों की तिथियों की जानकारी भी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो नीचे कैलेंडर दिया हुआ है जनवरी 2023 का। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, अच्छे से देखोगे जब आपके पास बुक होगी तब। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जरा इन्हें देख लेते हैं। का प्रश्न है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? तो ये कितने दिन है, तो इस कैलेंडर में है 31 डेज, यानी कि 31 दिन है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 31 दिन। ख प्रश्न है, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है? पूर्णिमा और अमावस्या बताना है कौन से दिन पड़ रही है। तो देखो ये तो है पूर्णिमा 6 तारीख को पड़ रही है, और वार क्या है, शुक्रवार, और यहाँ है अमावस्या लिखा है ना यहाँ पे, और वार कौन सा है, शनिवार। पूर्णिमा है शुक्रवार की और अमावस्या है शनिवार की, मैंने यही लिखा है यहाँ पे आंसर में। देखो आप, पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 की शुक्रवार की, और अमावस्या है 21 जनवरी 2023 शनिवार की। प्रश्न कहा है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? अब कृष्ण पक्ष की सप्तमी कहाँ है, देखो ये है सप्तमी कृष्ण पक्ष की। आगे चलते हैं, अब बोला है शुक्ल पक्ष की, ये है शुक्ल पक्ष की सप्तमी। अब इसमें कितने दिन है, ये है 14 की, ये है 28 की, तो बीच में दिन गिन लेते हैं कितने हैं। तो ये है 1 2 3 4 5, देन नीचे है 6 7, और यहाँ पे है 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने दिन है, बीच में है पूरे 14 डेज। तो कितने दिन का अंतर होता है, ये होता है 14 दिनों का अंतर। गाय, इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? कृष्ण पक्ष में है कुल 14 दिन। कब से शुरू है कृष्ण पक्ष, तो देखो यहाँ से है कृष्ण पक्ष शुरू, तो ये पूरे दिन कितने दिन का होता है, त्रयोदशी, फिर है अमावस्या, तो ये होता है पूरे 14 दिनों का। ठीक है, आप अपने कैलेंडर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, बसंत पंचमी की तिथि बताइए। अब बसंत पंचमी कौन से दिन है, तो देखो ये लिखिए यहाँ पे, ये लिखिए ना बसंत पंचमी, ये है शुक्ल पक्ष की 26 तारीख की बसंत पंचमी। तो यहाँ आंसर लिख देंगे हम, बसंत पंचमी की तिथि 26 जनवरी 2023 की है। ठीक है, नेक्स्ट है आज की पहेली। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हुए हैं। आपको इन्हें खोजना है और उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना के दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम और शब्द खोज पाते हैं। तो देखो नीचे एक शब्द पहेली दी हुई है, आपको इसमें बताना है कि आप हवा को और किन किन नामों से जानते हैं। तो देखो एक तो इन्होंने हवा पे लगाया हुआ है सर्कल, एक हम कहते हैं पवन, एक होता है मारुत, बयार, समीर,
अनिल, वायु और वात। तो इतने मैंने ढूंढ दिए। इसके अलावा अगर आपको और नाम मिलते हैं तो आप और इसमें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है खोजबीन के लिए। कविता से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से देखें, पढ़ें और समझें। हम सब सुमन एक उपवन के, तो ये माहेश्वरी जी द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं हैं जो आप अपने इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या स्कूल में जो लाइब्रेरी है वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, और एक QR कोड इसमें दिया हुआ है, उसकी सहायता से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बढ़े चलो, रोज बदलता कैसे चांद भाग 1, रोज बदलता कैसे चांद भाग 2। तो ये कविताएं हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका 7 चैप्टर जलाते चलो, ये हो गया कंप्लीट। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने इसके आज 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हिंदी का 8 चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।